गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? चलिए, इसी प्रकार घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है, 17 मई हो गई है। तो आप इसी प्रकार हमारे YouTube चैनल से बने रहिए। जितना आपको अपने भविष्य की चिंता नहीं है, उससे ज़्यादा आपके भविष्य की चिंता हम लोगों को है। हम इसी प्रकार से नए नए वीडियो अपलोड करते रहते हैं आपके करियर को देखते हुए। और अगर आप इसी प्रकार हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए तो आपको बोर्ड एग्जाम में 90% से अधिक मार्क्स लाने की गारंटी है। और सबसे पहले हमारे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा आपके संपर्क में जितने भी स्टूडेंट हैं, आपके दोस्त हैं, उसे भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और इसी प्रकार हम आपको आपके बीच नए नए वीडियो अपलोड करते रहेंगे। और अगर आप हमारे वीडियो को अंतिम तक अगर देखते हैं तो आपको एक एक चीज बहुत बारीक से समझ में आते जाएगा। और चलिए, आज हम लोग बुरे दौर से गुजर जरूर रहे हैं, लेकिन अगर आज बुरा वक्त है तो अच्छे दिन भी आएंगे, इसलिए चिंता नहीं करना है। और बीच बीच में शंकर सर को भी याद कर लिया कीजिए, तो सब बढ़िया रहेगा। चलिए, आपसे जितना दूर है उतना दिल के करीब है आपके। तो हम जिस तरह से हम नया नया अपलोड कर रहे हैं वीडियो, उसी तरह से जिस तरह से आपका सिलेबस है, सॉल्यूशन में जिस तरह का सिलेबस है, उसी तरह से हम लोड करते जा रहे हैं। और आप वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि आपका जो है वीडियो देखने का जो वॉच टाइम है वो बहुत कम है, रेशियो कम है। इसीलिए अंत तक बने रहिए और अपने डाटा का उपयोग, डाटा का सही सदुपयोग कीजिए। चलिए, हम पिछले क्लास में बतलाए थे आपको सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठोस का द्रव में घुलनशीलता किन किन बातों पर निर्भर करता है। चलिए, आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम आपको बतलाएंगे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, यानी किसी गैस का द्रव में घुलनशीलता किन किन बातों पर निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नया टॉपिक, solubility of gas solubility of gas in liquid। किसी गैस का द्रव में घुलनशीलता, गैस का द्रव में घुलनशीलता। आज हम पढ़ेंगे गैस का द्रव में घुलनशीलता। सही है। कल हम आपको बतलाए थे 3 फैक्टर जो किसी भी ठोस का द्रव में घुलनशीलता निर्भर करता है। तो किसी भी गैस का द्रव में घुलनशीलता, सभी प्रकार का गैस सभी प्रकार के द्रव में नहीं घुल सकता है। तो किसी भी गैस का द्रव में घुलनशीलता भी 3 फैक्टर पर निर्भर करता है। अगर मान लीजिए कि अगर हम कहते हैं कि एक कंटेनर है और इस कंटेनर में आप मान लीजिए लिक्विड ले लिए, द्रव, और इसमें आप गैस डिसॉल्व कर रहे हैं, तो कोई भी गैस किसी भी द्रव में घुलने के लिए 3 पैरामीटर है, 3 फैक्टर है जो निर्भर करता है। तो कौन कौन सा फैक्टर है? तो आप यहां लिखिएगा कि solubility of gas, solubility
of gas in liquid depends upon following factor. Depends upon following factor. तो क्या हम लिखा है, solubility of gas in liquid depends upon the following factor. किसी गैस का द्रव में घुलनशीलता, किसी गैस का द्रव में घुलनशीलता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। अब कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जिस पर किसी भी गैस का द्रव में घुलनशीलता निर्भर करता है? तो वह फैक्टर है आपका, पहला है आपका नेचर, किसी गैस का द्रव में घुलनशीलता जो निर्भर करता है, पहला फैक्टर है आपका नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड पहला फैक्टर है नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड, यानी गैस तथा द्रव की प्रकृति पर, गैस तथा द्रव की प्रकृति पर। दूसरा फैक्टर है आपका टेम्परेचर, मतलब ताप। दूसरा फैक्टर है आपका ताप, और तीसरा फैक्टर है आपका प्रेशर। तीसरा फैक्टर है आपका प्रेशर। प्रेशर मीन्स दाब। ये तीन फैक्टर है जो किसी भी गैस का द्रव में घुलनशीलता निर्भर करता है। पहला है आपका नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड, दूसरा है आपका टेम्परेचर, तीसरा है आपका प्रेशर। क्लियर? चलिए एक एक करके डिटेल से। सबसे पहला है आपका नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड। आप देखे होंगे कि आप स्प्राइट पीते हैं, कोको कोला पीते हैं, तो आप पीने के बाद आपको जो है गैस निकलता है। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डिसॉल्व है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए कि CO2 है या NH3 अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया, ये आपका पोलर गैस, पोलर गैस, पोलर गैस है, ध्रुवीय घुल है आपका। ये अगर देखा जाए तो यह जल में, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि वाटर भी आपका पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट। इसका मतलब हुआ कि पोलर गैस जो है वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, यानी ये आपका डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व हो गया मीन्स पोलर गैस डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। और अगर हम कहते हैं कि जैसे N2 है, H2 है,
O2 है, ये आपका है नन पोलर गैस, नन पोलर गैस। तो नन पोलर गैस कभी भी आप कहिएगा कि वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, कभी भी नहीं होगा, यह आपका जल में नहीं घुलेगा। इसका मतलब नन पोलर है और ये आपका पोलर सॉल्ट है। इसका मतलब हुआ कि पिछले क्लास में हम आपको बतलाए थे लाइक डिसॉल्व लाइक, समान ही समान को घोलता है। तो यहां आप देख रहे हैं कि पोलर गैस डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नन पोलर गैस डिसॉल्व इन नन पोलर सॉल्वेंट। लेकिन अगर नन पोलर गैस है, यह पोलर में कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी गैस को किसी भी पार्टिकुलर सॉल्वेंट में घुलने के लिए उसकी प्रकृति का होना बहुत आवश्यक है। इसका मतलब नेचर जो है, गैस और लिक्विड का नेचर भी घुलनशीलता को प्रभावित करता है। तो ये था आपका कि नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड किस प्रकार से गैस तथा द्रव की प्रकृति घुलनशीलता को प्रभावित करता है। दूसरा जो फैक्टर है वह है आपका टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब ताप। टेम्परेचर मतलब ताप। ताप किस तरह से प्रभावित करता है? अधिकांश गैसें ऐसा देखा गया है कि अधिकांश गैसें द्रव में घुलकर ऊष्मा का उत्सर्जन करता है। यह आपका मान लीजिए लिक्विड है और लिक्विड में आपने गैस को डिसॉल्व किया, गैस डिसॉल्व किया, तो अधिकांश गैसें जैसे ही आप लिक्विड में डिसॉल्व होगा वह हीट लिबरेट करेगा, हीट इवॉल्व, उत्सर्जित करेगा, ऊष्मा का उत्सर्जित करेगा। और अगर ऊष्मा उत्सर्जित होता है मीन्स रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। इसका मतलब ये हुआ कि यहां जो है ऊष्मा का उत्सर्जन का मतलब हुआ कि अभिक्रिया एक्सोथर्मिक हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ये हुआ ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, इसका मतलब हुआ कि अधिकांश गैसें द्रव में घुलकर ऊष्मा का उत्सर्जन करता है, मीन्स रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। और पिछले क्लास में हम दो केस बतलाए थे, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक के केस में। अगर आपका अभिक्रिया एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी का मान घटता है। तो कहने का मतलब हुआ कि यहां आपका सॉल्युबिलिटी बिकम डिक्रीजेज on increasing temperature, यानी ताप बढ़ाने से घुलनशीलता का मान घटेगा। यानी ताप बढ़ाने से घुलनशीलता का मान घटता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अधिकांश गैसें लिक्विड में डिसॉल्व होने के फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन करती हैं।
अर्थात अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा इवॉल्व हो रहा है, उत्सर्जित हो रहा है। और फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन solubility become decreases on increasing temperature, यानी कि घुलनशीलता का मान ताप बढ़ाने से घटता है। तो कहने का मतलब ये था आपका सेकंड फैक्टर टेम्परेचर। चलिए तीसरा फैक्टर चलते हैं हम, प्रेशर। प्रेशर किस प्रकार से प्रभावित करता है? तीसरा फैक्टर है प्रेशर। दाब। अब आपने क्या किया, आप क्या कर दिए, इस पर प्रेशर आरोपित कर। आप इसमें सपोज मान लीजिए, अब आप प्रेशर इस पर आरोपित कर। प्रेशर का मतलब हुआ किसी गैस को आपने लिक्विड में डिसॉल्व किया और इस पे आपने प्रेशर को आरोपित कर दिया। इस पर आपने प्रेशर लगाया, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कि प्रेशर जब लगाइएगा, जब आप किसी भी गैस को द्रव में आप घोल रहे हैं और यदि आप प्रेशर एक्सर्ट कीजिएगा तो गैस के अणुओं की संख्या, डिसॉल्व होने वाले अणुओं की संख्या वो बढ़ जाएगी। ये देखिए गैस का अणुओं की संख्या जो है ये बढ़ गया, डिसॉल्व होने वाले गैस के अणुओं की संख्या बढ़ गया। ठीक है। तो कहने का मतलब किसी गैस को यदि किसी लिक्विड में आप डिसॉल्व करते हैं तो यदि उस पर प्रेशर को आरोपित करते हैं तो प्रेशर आरोपित करने से जो गैस डिसॉल्व होने, गैस जो डिसॉल्व हो रहा है उसके अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। इस संबंध में एक वैज्ञानिक आपका आया हेनरी, एक वैज्ञानिक हेनरी ने अपना एक नियम दिया जिसे हेनरी का नियम कहा। हेनरी ने अपना नियम, हेनरी ने क्या नियम दिया, कहा कि जो गैस का द्रव्यमान डिसॉल्व हो रहा है, द मास ऑफ द गैस डिसॉल्व इन ए लिक्विड, द मास ऑफ द गैस विच इज डिसॉल्व इन लिक्विड, वह उस पर लगाए गए दाब का सीधा समानुपाती होता है। वह उस पर लगाए गए दाब का सीधा समानुपाती होता है, यानी मास ऑफ द गैस जो डिसॉल्व हो रहा है वह उसकी मात्रा उस पर लगाए गए दाब का सीधा समानुपाती होता है। मतलब जितना आप ज्यादा दाब लगाइएगा उतना ही डिसॉल्व होने वाले अणुओं की संख्या बढ़ती जाएगी, उसका जो है। तो कहने का मतलब ये हुआ, और इसी को उन्होंने दूसरे शब्दों में हेनरी ने ये कहा कि इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में ये कहा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट X that is directly proportional to their partial pressure। और यहां अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो एक नियतांक आता है KH, जिसको हम कहते हैं हेनरी कांस्टेंट, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि P इक्वल टू KH इंटू X। तो ये आपका जो है प्रेशर P, मतलब यहां आपका है
P आपका पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का मतलब हुआ आंशिक दाब। KH है आपका हेनरी कांस्टेंट, हेनरी स्थिरांक। और X है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो गैस का मोल प्रभाव, गैस का मोल प्रभाव। तो कहने का मतलब हुआ कि प्रेशर जो है बहुत अधिक प्रभावित करता है किसी भी गैस का किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व होने के लिए। और जितना ज़्यादा आप प्रेशर लगाइएगा तो गैस के अणुओं की संख्या, डिसॉल्व होने वाले अणुओं की संख्या उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। इसी के संबंध में वैज्ञानिक हेनरी आया और हेनरी ने ये कहा कि द मास ऑफ द गैस डिसॉल्व इन ए लिक्विड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर अप्लाइड प्रेशर, वह उसके दाब का सीधा समानुपाती होता है। दूसरे शब्दों में हेनरी ने इसी चीज को दूसरे शब्दों में ये बदलाया कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर, वह उसके ऊपर लगाए गए आंशिक दाब का समानुपाती होता है। और इसी प्रकार से P बराबर हम लिख सकते हैं KH इंटू X, वेयर P इज द पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब, KH इज द हेनरी कांस्टेंट एंड X इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, गैस का मोल फ्रैक्शन। तो ये था आपका किसी भी गैस का द्रव में घुलनशीलता 3 फैक्टर पर निर्भर करता था। नेचर ऑफ द गैस एंड लिक्विड, सेकेंड इज टेम्परेचर, तीसरा बतलाए आपका प्रेशर। तो यहां तक क्लियर। चलिए हम अगला नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। आज की मुलाकात यहीं तक। थैंक यू।